किस्त नंबर 6 दिल अदल बदल। कीदो से याद आया मैं मैट्रिक में पढ़ता था। हमारे हेड मास्टर यूसुफ साहब बड़े ही भले आदमी थे। वो मैट्रिक के तालिब इल्मों को हर साल बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले रात को स्कूल की बिल्डिंग में मुफ्त पढ़ाया करते थे। हमारे मैट्रिक के एग्जाम को एक हफ्ता रहता था। फरवरी की एक सर्द रात थी। रियाजी पढ़ाने के बाद छठी से पहले मास्टर साहब ने हमें खुद के लिखे हुए पंजाबी के चंद अशार सुनाए, जिनमें हीर रांझा का तस्करा भी था। शेर सुनाने के बाद सर ने ऐसे ही पूछ लिया, आप लोगों का कीदो के बारे में क्या ख्याल है? सर अपनी छड़ी से हर लड़के की तरफ इशारा करते। वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर एक जुमले में कीदो के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार करता और फिर बैठ जाता। कीदो बड़ा बेगैरत था जी। सर जी, वो भंग भी पीता था। मोहब्बत करने वालों का दुश्मन था सर जी। इसका चाल चलन ठीक नहीं था, इसीलिए तो उसकी शादी नहीं हुई थी। सर समेत सब लड़के हंस पड़े। कोई लड़का भी कीदो को अच्छे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देने को तैयार न था। ऐसे लंगड़े भंगी को कौन अपनी लड़की देता? जो कुछ इसने किया, मैं तो उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता, एक लड़का जारहाना अंदाज में बोला। शुक्र है वहां कीदो नहीं था। इसका गुस्सा देखकर लगता था अगर कीदो इस वक्त वहां होता तो मेरा क्लास फेलो ये कर भी गुजरता। मोहब्बत करने वालों का कातिल था। सीधी सी बात है सर जी। वो सीडिया विलन था, मेरे साथ बैठे हुए लड़के ने कहा। सर ने अपनी छड़ी मेरी तरफ तान दी जैसे एक नाली शिकार पर तानी जाती है। मैं खड़ा हो गया। सर ने मुझे आंखों से बोलने का इशारा किया। सर जी, मेरे नजदीक कीदो एक गैरतमंद शख्स था। क्लास के तमाम लड़कों ने गर्दन मोड़कर मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा। कुछ की आंखों में खून भी आतराया था, जैसे ये उनकी गैरत का मामला हो। मैंने घबराकर सर जी की तरफ देखा, जो मुझे संजीदगी से देख रहे थे। सर ने मुझे मुखातिब करके पूछा, बस और भी कुछ कहना चाहते हो? नहीं सर जी, मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने सीना चौड़ा करके जवाब दिया। सर ने फिर से अपनी आंखों से इशारा किया कि मैं बोलूं। हीर कीदो के घर की इज्जत थी। कोई भी गैरतमंद आदमी कैसे बर्दाश्त कर सकता है एक कामा नौकर मालिकों की बेटी से रन रलियां मनाता फिरे? हम में से अगर कोई भी कीदो की जगह होता तो वो वही करता जो कीदो साहिब ने किया। कीदो मोहब्बत का दुश्मन नहीं, गैरत की अलामत है। मेरे बाजू पर जोर की जरब लगी थी। मैंने नीचे झुककर देखा तो सर जी की छड़ी मेरे आगे पड़ी हुई थी। मैंने नजरें उठाई ही थी, हेडमास्टर यूसुफ साहब आंखों में अंगारे लिए मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर रखते हुए कहा, विदा की दोदी हिमायती। कोई इस वक्त मुझे जहर ला दे तो मैं वो भी खा लूं। सुंदस ने अपनी भूख की शिद्दत की आखिरी हद भी बयान कर दी थी। बिस्मा में कैंटीन से कुछ लेकर आती हूँ। निदा को यह हल ही सूझा था सुंदस का मुंह बंद करवाने के लिए। बिस्मा ने भी खामोशी से अपनी रजामंदी दे दी थी। मुझे नहीं खाना कैंटीन से कुछ भी। कितने कितने दिनों का बासी होता है। सुंदस किसी जिद्दी बच्चे की तरह भोली सूरत बनाकर मुझे कहने लगी, महरोज भाई, आपके होते हुए निदा कुछ लाते हुए अच्छी लगेगी। क्या वो सुंदस का तंज था या सवाल? इस वक्त मुझे कुछ समझ ना आई थी। आखिर क्या चाहती हो तुम? निदा ने बेजारी से पूछा। पास ही राहत बेकरी है, वहां चलते हैं ना? वहां से कुछ खाकर आते हैं। सुंदस ने दिल के इरादे जाहिर कर दिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, नानी अंदर बीमार पड़ी हैं। हम उनकी तीमारदारी के लिए आए हैं और तुम्हें सिर सपाटे सूझ रहे हैं। बिस्मा का दूध की तरह सफेद मुखड़ा इस वक्त टमाटर की तरह लाल हो गया था। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार ही बिस्मा को गुस्से में देखा है और वो इस दिन देखा था। राहत बेकरी से तुमने जो खाना है वो बता दो, यही मंगवा लेते हैं। निदा ने जल्दी से अपनी तजवीज पेश की थी, जो कि बिस्मा को बिल्कुल भी पसंद न आए। बिस्मा ने तीखी निगाह निदा पर डाली। ये ठीक है, सुंदस ने चुटकी बजाते हुए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। साथ ही जो खाना था वो भी बोल दिया। मैं तो बर्गर खाऊंगी। मैं भी। निदा ने भी सुंदस की हाँ में हाँ मिला दी। बिस्मा ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। मैं आज तक इसका वो देखना नहीं भूल सका जिसमें सवाल, माजरत, मजबूरी और सबसे बढ़कर मोहब्बत थी। तुम क्या खाओगी? मैंने भी उल्फत ही से पूछा।
जो तुम खिलाओगे, बिस्मा ने बोलने में कंजूसी से काम लिया, मगर उसकी नजरें इस दिन सखी थीं। उन्होंने जी भर कर मुझे देखा, मैं तो वो काम भी ना कर सका। मैं तो सुंदसी से डरता रहा, मगर बिस्मा का डर खत्म हो चुका था। नबील के बकौल में तो मोहब्बत में भी नालायक लिलू ही था। चुल्लू चुल्लू पैसे निकालो, सुंदस की आवाज ने बिस्मा की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई। निदा ने अपने पर्स में हाथ डाला ही था कि बिस्मा ने फुट से पूछ लिया, पैसे क्यों? सुंदस ने हैरानी से बिस्मा की तरफ देखा। महरोज भाई कौन सा अभी कमाते हैं? सुंदस ने राक राक कर एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। कमाते ना भी हूं, तुम्हें बर्गर तो खुला ही सकते हैं, बिस्मा ने बड़े मान के साथ सुंदस को जवाब दिया। मैंने बिस्मा की आंखों में देखा, वो आंखों ही से बहुत कुछ बोल गई थी। मैं महरोज माजिद आज एक कामयाब बिजनेसमैन हूं, मगर सालों पहले ऐसा नहीं था। मेरी 22 साल की उम्र में इंतहाई सादगी के साथ शादी हुई थी। तब मेरा नया नया ही कॉलेज खत्म हुआ था। 2 छोटी बहनें हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं और वो दोनों अपने घरों में खुश हैं। अबू का चंद साल पहले इंतकाल हो गया। अम्मू मेरे साथ रहती है। पहले हम गवाल मंडी के छोटे से घर में 5 अफराद रहते थे और आज डिफेंस के बड़े से बंगले में भी 5 अफराद ही रहते हैं। अम्मी, मैं, मेरी बेगम और मेरे 2 जुड़वा बेटे जोदान और रेहान। जोदान का बिजनेस की तरफ रुझान था। वो हफीज सेंटर में हमारा कारोबार देखता है और रेहान पढ़ने में लायक है, इसलिए वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। मैं पढ़ पढ़ कर थक गया था। मैंने स्टडी रूम की खिड़की खोली। रेहान के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं स्टडी रूम से निकला और रेहान के कमरे की तरफ चल पड़ा। मैंने रेहान के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाएं पापा। मैं कमरे में दाखिल हो गया। रेहान ने लैपटॉप से नजरें हटाकर मेरी तरफ देखा। किससे बात हो रही है? मैंने इसके पास बैठते हुए पूछा। मलाइका से, उसने लैपटॉप मेरे सामने करते हुए बताया। कैसे हैं अंकल? मलाइका ने रात 12 बजे के बाद भी गर्म जोशी ही दिखाई थी। मलाइका और रेहान यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो हैं और इन दोनों का ग्रुप भी एक ही है। इससे पहले मैं कुछ बोलता, मलाइका ने अगला सवाल पूछ लिया। अंकल, आप सोए नहीं अभी तक? मैं अपने स्टडी रूम में था। आपका अभी तक नाव हुई? मलाइका ने हैरत से पूछा। प्रूफ रीडिंग कर रहा हूं। इससे पहले कि मलाइका आज फिर से मेरी कहानी के बारे में पूछती, मैंने वहां से उठना ही बेहतर समझा। मैं रेहान के कमरे से निकलकर अपने स्टडी रूम में आ गया और अपनी कहानी का मुसव्वदा लेकर फिर से बैठ गया। अगली किस्त और मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।